फरीदा फारूकी साहिबा ये बताइएगा, आप तो ज़ाहिर हम से जूनियर हैं, इसमें कोई शक नहीं, तो आप फरमाइएगा कि आपका जो जितना आपका टेन्योर है जर्नलिज्म का, इस मामले में तो चौधरी साहब सबसे खौफनाक जो दौर था कौन सा? मैंने 2002 में जर्नलिज्म स्टार्ट की थी। जनरल मुशर्रफ के साथ मैंने काम भी किया, ISPR में काम भी किया मैंने उनके साथ। उस दौर को बतौर सहाफ़ी समझा जाता था जब तक हमने 2018 ऑनवर्ड्स का दौर नहीं देखा था, खासतौर पे एंड ऑफ जनरल मुशर्रफ का दौर। जितनी कदगनें लगी, तलत हुसैन साहब उसका शिकार हुए, हामिद मीर साहब उसका शिकार हुए, बाकी लोग उसका शिकार हुए। लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल एक अजीब और गरीब किस्म की एक अजीब घुटन थी, एक अजीब किस्म का कहना चाहिए कि इतना जुल्म और सितम था कि मुझे याद है कि मुशर्रफ के दौर में फिर भी आप बात कर लिया करते थे, तलत साहब प्रोग्राम कर लिया करते थे बाहर सड़क पे बैठ के, वो सड़क पे चारपाई डालने वाला बात नहीं, लेकिन प्रोग्राम सड़क पे जाके हामिद मीर साहब कर रहे थे, बाकी हमारे कॉलीग्स वगैरह कर रहे थे। रही है पाकिस्तान में, और वहां पे मीडिया के लिए थोड़ी थोड़ी स्पेस उसमें क्रिएट होती रही, डिक्टेटर ज्यादा स्पेस देता रहा, क्योंकि आपको पता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं, लबादा नहीं उड़ा। नहीं, यहाँ पर भी खैर आपको पता था कि ये एक, जब हम इसको हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते थे, हाइब्रिड रेजीम कहते थे, तो मतलब ये होता था कि पीछे इसके जनरल बाजवा हैं, जनरल फैजिस के पीछे हैं, बट बहुत अजीब और गरीब का बहुत पाबंदी थी। मालिकान तक के जो है ना वो गले घोंटे गए थे, तरह तरह से एक एक ट्वीट पे। मुझे याद है कि मेरी एक एक ट्वीट पे सो मच हो कि मेरे कॉलम्स पे जो कि एक एंटायरली डिफरेंट एंटिटी के लिए था, इसमें बुनियादी फर्क था कि उस वक्त दिफा करने के लिए उन इक़दामात के मेजर जनरल शौकत सुल्तान या वो आते थे, इधर अहमद फराज का बेटा आता था। बाप का बोझ बेटे पे डालना नहीं चाहिए। बहुत से बापों की, बड़े अजीम बापों की औलादें बड़ी नाहिंजार देखी हैं, सबने देखी हैं, तारीख ने देखी हैं। सो इसका ये मेरा ख्याल है कि बाप का बोझ के अहमद फराज का बेटा है। अपने वालिद साहब के अशार वो बहुत अच्छे पढ़ दिया करते थे सेनेट में। अब अहमद फराज जेल जाने के लिए बहाना ढूंढते थे, जैसे जब अपना शौक हो वो खुद चला जाए। नहीं, जो बाकी लोग जेल चले गए हैं, जो उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। लेकिन तवक्को ये थी कि लेकिन आप उस रेजीम के ऊपर जिसका भी चेहरा लगाते उसका चेहरा बिगड़ना ही था। उस रिजीम की नौयत ही ऐसी थी। वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ है, वो इमरान खान साहब लेकिन सारे का सारा इल्जाम मेरे ख्याल है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज पे लगा देना भी, ये पूरी ट्राइका थी। जनरल बाजवा, जनरल फैज, उनका देखें वो तो किसी इनमें से एक को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बुरा होता है ना सर, जब वक्त बुरा होता है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते ये शख्सियत बेहतर थी, ये गलत थी, वो थी। वो पूरा एक द्वार ही ऐसा होते हैं जिसके अंदर हर चीज खराब हो जाती है, और वो एक था वक्त ऐसा। और मेरे नजदीक जनरल बाजवा ज्यादा रगड़े गए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल शायद इस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स हो। मैं कहूंगा कम रगड़े गए। मेरा ख्याल है कि ज्यादा रगड़े गए, ज्यादा रगड़े गए। उनकी आदत थी वो खुले डुले से बंधे थे। इस किस्म का खुला डुला आर्मी चीफ इससे पहले, उनसे पहले कम अज कम, या जनरल मुशर्रफ के बाद से आप जरा फराखदिल हो रही हैं। वैसे वो उनका कोई रिडीमिंग। ये फरमाइएगा, आपने बहुत सारे अदवार देखे सियासी तौर पे, सबसे बुरा दौर कौन सा था? अब ये ना हो कि मैं आज बैठ के मुवाजना करूं तो कल से अगले बुरे दौर का आगाज हो जाए। तो हमें पता नहीं चलता ना, पाकिस्तान में हम समझते कि पिछला दौर बड़ा बुरा था, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है। गैर यकीनी के एतबार से मेरे ख्याल में पिछले जो 2.5-3 साल गुजरे हैं वो बदतरीन था। प्रेस फ्रीडम के हवाले से अगर आप देख लें, मईशत के हवाले से देख रहे हैं आप, ये वाला दौर मिला के ये जो है जी बिल्कुल एक्सटेंशन है। सो इन अ वे देयर इज नो कट ऑफ पॉइंट जिसके ऊपर आप कहें। लेकिन 2018 से इसका आगाज हुआ। अभी थॉट के शायद पहले जो है उनको कोई 6 महीने 8 महीने हनीमून पीरियड मिल जाए, लेकिन उसके बाद डिटीरियरेशन है, बड़ा लंबा हनीमून। जी बिल्कुल। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक निचले दर्जे का नुक्ता है हम सब के लिए। सहाफत की कदगने हो, टूट फूट हो, गैर यकीनी की कैफियत हो। मैं महंगाई की और कर्जों की उसकी बात नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर मौजूद है। जस्ट अनसर्टेनिटी दैट ग्रिप्स दिस कंट्री, ऐसी गैर यकीनी जो है ना हमने पहले कभी नहीं देखी। और जो गालम गलोच का आपने जिक्र किया, ये पहली मर्तबा है पाकिस्तान की तारीख में कि हर इदारे के अंदर लड़ाई है, जो बड़े इदारे, और पूरे पाकिस्तान में कोई मौजूद शख्स नहीं बचा अभी। आप कम से कम दूसरों की नजर में नहीं, दूसरों की नजर, अगर है भी तो दूसरों की नजर में नहीं है। सो अक्रॉस द बोर्ड आपको एक इंस्टीट्यूशनल फाइट नजर आती है। फिर ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, फिर आप डिबेट नहीं कर सकते, कोई मिडिल ग्राउंड आपने नहीं छोड़ा। तो ये जो दौर है इस वक्त, मेरे ख्याल में दिस हैज टू बी एज अ कंटिन्यूटी ऑफ 2018 द वर्स्ट। अच्छा, वैसे आप लोग प्राइवेट लाइफ में क्या करते हैं? वैसे एक सवाल और है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। वैसे शाह साहब, आप प्राइवेट लाइफ में क्या करते हैं? ठीक है, मीडिया तो है, अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, और म्यूजिक, और उसके बाद बस घर में बैठना, बस यही है। ट्रैवल में पहले करता था, लेकिन अब काफी सालों से नहीं किया। लेकिन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स।
आप क्रिकेट खेलते ज्यादा? मैं जिम, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। तो उससे फिर आपको ये है कि आप तो बामकसद जिंदगी लगती है थोड़ी सी। सही बात। मैं बल्कि आपका वीलॉग देखा कि आपने अपनी छत के ऊपर जिम बनाया हुआ, टॉप पे। जी, वहां पे जिम बनाया हुआ। बड़ी अच्छी बात है वैसे तो। और आपका ख्याल ये है कि वो एक्टिविटी ज्यादा बेहतर है? ज्यादा बेहतर है। और उसके अलावा देखें, आपने जिस सिस्टम के साथ जिंदगी गुजारी, यानी बॉडी का सिस्टम, उसके ऊपर तो आप तवज्जो ना दें तो गाड़ियों को हम पॉलिशें मारते रहते हैं, उनका इंजन ठीक रखते हैं। क्रिकेट भी ज्यादा खेलते हैं। ये शुक्र है कप्तान बन के वर्ल्ड कप नहीं जीता, वरना आप ये भी हो सकता। नहीं, मैं तो क्रिकेट जीत हार के लिए, बस खेलने के लिए खेलते हैं, खेलने के लिए खेलते हैं। और ये कहते हैं उसका बाइबल का फिक्र है, योर बॉडी इज योर टेम्पल। जी बिल्कुल। कि अगर आप अपने जिस्म को टेम्पल नहीं समझते, उसकी केयर नहीं करते, तो फिर कोई जिंदगी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप साफी साहब वैसे आपके आम मशागल क्या है मीडिया के अलावा? यार मैं तो ये आपको पता है, इस कभी कभी आप लोगों से मशवरा भी लेता हूँ। मैं बहुत इस मामले में, उसको क्या कहते हैं, सुस्त आदमी हूँ, ना कोई प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकता हूँ। आप लोगों पे रश्क आता है बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कहीं हसद में ना बदल जाए। और हसद करना है तो इनसे चौधरी साहब जो है 2.5 घंटे वॉक करते हैं। हाँ, व्हाट ही इज नॉट टेलिंग द व्यूअर्स। हाँ, आप बताएं ना, आप कितना जिम करते हैं? मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, 1.5 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ और 1 घंटा वॉक करता हूँ। 2.5 घंटे तो इनका तो बड़ा अनबिलीवेबल है, क्योंकि लेकिन मैं 77 स्कोर नहीं कर सकता आपकी तरह। शुगर के साथ इन्होंने जिस तरह अपने आप को मेंटेन रखे, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मैं इस मामले में बहुत बेकार हूँ। और डेरे वाले हैं ना, इनकी जो है ना, ये डेरे वाले, इनकी दोस्ती यारी बहुत है। और इससे अच्छा यारबाश आदमी जो है ना, बहुत कम हमने देखे। और मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त में। और ये मैं आपको बता दूं, देयर वर 2 पीपल जब नोबडी वाज इन कांटेक्ट विद मी, जिन्होंने मेरे साथ राब्ता रखा, साफी साहब और जावेद साहब। जावेद साहब कभी नहीं बताएंगे, ना ही साफी साहब बताएंगे, मुसलसल राब्ते में थे। देखिए, हम आपके फैन हैं शाह साहब, और आपसे सीखा बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि आप एक ऐसे इंसान है जो हर दौर में अपनी गुंजाइश निकाल लेता है, पूरे से पूरे वक्त में भी। आपके बगैर मीडिया का मजा भी नहीं आ रहा था। नहीं, ऑनेस्टली ये दोनों जो है ना, तो मुझे तो कोई इसमें मानने में कबाहत नहीं है कि बहुत कम लोग जो है मुश्किल वक्त में, देवर देर तो यार बात है, तो इनका डेरा आबाद है, तो इनको क्या वॉक करने की जरूरत है? मेरा ज्यादातर वक्त यही यार दोस्तों के साथ गपशप में, कभी कभार हल्की फुल्की कोई गजल की महफिल दोस्त इकट्ठे करके, वही स्कूल कॉलेज के दिनों के। यानी म्यूजिक का शौक है? हाँ, म्यूजिक का शौक है। बहुत अच्छा। अब आप गरीदा की तरफ चलते हैं। गरीदा आपको हैरान करेंगे, क्योंकि इन्होंने कल हमें कुछ मालूमात बताई है अपने एक्सरसाइज के बारे में। हमने आपसे मुकाबले में वैसे करती एक्सरसाइज करती है, योगा की एक्सरसाइज। आई एम अ फिटनेस फ्रीक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दूसरे जाके टक्कर मारी है, को रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ कोर्स, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के बगैर वेट लिफ्ट करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज लिफ्टिंग ऑफ द वेट्स, तो वो करती हूँ। मेरा भी 2 घंटे का रोजाना, जब तक वो जिम ना कर लूं मेरी जिंदगी, मेरा दिन शुरू नहीं होता। और इसके अलावा कोई किताबें पढ़ने का शौक हो? किताबें पढ़ने का शौक अच्छा खासा शौक है, जबरदस्त किस्म के, जिस किस्म का जो दिल कर रहा हो। कभी नॉवल पढ़ना, उर्दू लिटरेचर का बहुत शौक है, उर्दू लिटरेचर अच्छा खासा पढ़ लिया था, कम से कम मेरे मुताबिक कि इतना मैंने पढ़ लिया था। आजकल मैं पढ़ रही हूँ एक येलो फेस, एक बुक है अभी रिसेंटली आई है, सो दैट्स ये फिक्शन है बेसिकली। येलो फेस फिक्शन एक्चुअली RFK की है, और इसमें 2 ऑथर्स के कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया कि हु इज अ बेटर ऑथर, और एक ऑथर उसको लिख रहा है। सो वो इतनी खूबसूरती से इंट्रिकेटेड उसको सारा वो डिफाइन करता है, पढ़ने का मजा आता है इसको। सो फिक्शन पढ़ने का ज्यादा फिक्शन पढ़ती हैं आप? कोशिश करती हूँ, बिकॉज फिक्शन से आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। सारा दिन आपका खबरें पढ़ने का काम होता है, करंट अफेयर्स देखने का काम होता है, हिस्ट्री की चीजें पढ़ने का काम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ मिलिट्री कोर्ट्स का, तो पीछे जाके कंघालना पड़ता है कि 52 में क्या हुआ था, 67 में क्या हुआ था, तो वो पढ़ पढ़ के दिमाग सारा दिन खुश्क हो जाता है। सो मेरा बेड टाइम होता है सोने से पहले कोई आधा घंटा 15-20 मिनट, तो उसमें फिर कोशिश करती हूँ कि कम से कम थोड़ा सा बेहतर वाला कुछ। उर्दू में अच्छी किताब कौन सी लगी अब तक? एक जमाना था राजा गिद्ध, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर मैं बड़ी हो गई। वैसे राजा गिद्ध वाकई, इसमें कोई शक नहीं, उसके अंदर फिक्रे बड़े जबरदस्त, बहुत खूबसूरत फिक्रे हैं, बहुत खूबसूरत फिक्रे हैं। वो उनमें कहती है कि वो 2 दरवाजों की तरह है,
جب ان کو اچھا۔ تالا لگا دیا جائے تو ایک ہو جاتا ہے, جب کھول دیا جائے تو دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. فکر ہے راجا گیت کا. کیا بات کیا بات. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ایک ایسی کتاب ہے ایک پیج دو میں کنورٹ ہوتا ہے. ایک پیج جو ہے نا جی, اس کو اگر تالا لگ گیا ایک ہو جاتا ہے, پھاڑ دیں گے تو الگ الگ ہو جائے گا. کیا بات ہے. اپنا اپنا ایشو ہے شاہ جی, اپنا اپنا دکھ ہے شاہ جی, اپنا اپنا مشاہدہ ہے اس کو. اپنا اپنا دکھ ہے شاہ جی سارا. اور جب ٹین ایجر تھے تو نسیم حجازی کے ناول بہت پڑھا آپ نہ کرتے تھے. پڑھے, بس آپ اشفاق صاحب پہ گزارا کریں, بات خود سے آپ پہ اچھا, اشفاق صاحب کو بھی پڑھتے پڑھتے پھر بڑے ہو گئے. سو اشفاق صاحب والا معاملہ ذرا سائڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن بانو قدسیہ میرے نزدیک, تو آپ کا خیال بانو ہے کہ قدسیہ آپ میرے اب خیال ہے کہ سمجھدار زیادہ بڑی آتھر ہیں, زیادہ بڑی لکھاری ہیں. جی کی ناولوں کی طرح دوبارہ نہ جائیے. نہیں وہ میں بالکل نہیں ٹکر مارا وہیں سے چاہتا. میں نے پہلے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں نے پہلے کہا ٹین ایجر تھے نسیم اچھا, حجازی میں کے ناول پڑھا جب چھوٹا کرتے ہوتا تھے. تھا نا بچپن میں, ہمیں بھی آخری چٹان شاہین اس وقت مینا ناز کو میں پڑھتا ہوتا تھا. مجھے میرا خیال تھا یہ میں نے ان کا نام سنا, ان کو پڑھا نہیں مینا میں نے ابھی ناز, تک. میں سمجھتا بڑی زبردست قسم کی خاتون ہے جو اتنے ناول لکھتی ہیں. جب بڑا ہوا پتا چلا یہ مرد تھا, یہ عورت نہیں تھی.